Hello student, my name is Manish Dubey. This is the multiple choice question of metrology and measuring instrument. जैसा कि पहला क्वेश्चन है, देखिए थर्मोकपल है। जैसे मैंने बताया था, जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं थर्मोकपल, थर्मिस्टर, जो भी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए या फोर्स को मेजर करने के लिए, उसमें सब में ट्रांसड्यूसर लगा होता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में परिवर्तित करता है। जैसे जो थर्मोकपल होता है इसमें एनालॉग ट्रांसड्यूसर लगा होता है। मैंने जब पढ़ाया था ट्रांसड्यूसर के बारे में तो उसमें बताया था एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? वे ट्रांसड्यूसर जो इनपुट वेरिएबल को क्या करता है ट्रांसड्यूसर, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करता है। तो इनपुट वेरिएबल को ऐसे आउटपुट वेरिएबल में चेंज करेगा जो समय का कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जैसे थर्मोकपल हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, एनालॉग ट्रांसड्यूसर हो गया, ये सभी एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। समझ में आ गया? ये होते तो आप समझ जाएगा एनालॉग ट्रांसड्यूसर। अब देखो अगला क्वेश्चन LVDT है। देखो LVDT क्या होती है? LVDT का फुल फॉर्म होता है लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो इसमें एक चीज़ आ रहा है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर ही होता है एक्चुअली। देखो ये यूज कहाँ होता है? लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा इसमें। देखो नाम से ही सब कुछ देखेंगे, कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, मीन्स घटाना आएगा। क्या घटाना उठाना पड़ेगा अभी मैं बताता हूँ आगे। लीनियर भी आ रहा है, वोल्टेज भी आ रहा है। देखो ये क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया ट्रांसफार्मर होता है। जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ये ट्रांसफार्मर में दो तरह की कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल होती है ना। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर में अगर सिंपल ढंग से बात करें तो ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। जैसे आप लोग जानते हो बहुत हाई वोल्टेज को, अगर मान लो 33 kV का वोल्टेज आ रहा है, उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इतने हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। समझ में आ गया? और बाकी ट्रांसफार्मर कोई बिजली कुछ नहीं बनाता है, सिर्फ वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। समझ में आ गया? जैसे आप लोग का जैसे अभी एक लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है लीनियर वोल्टेज जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन मापता है। कैसे विस्थापन मापता है? जैसे देखना ध्यान से इसका अरेंजमेंट देखो। जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इनके बीच में ये लोहे का, नर्म लोहे का एक कोर लगा दिया। नर्म लोहे का, ध्यान से देखते रहना, नर्म लोहे का कोर। और इसके सेकेंडरी देखो, अभी मैंने बताया ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन जो लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसमें भी दो ही वाइंडिंग होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग के दौर पे दो वाइंडिंग कट के आधा में लगा देते हैं। जो जितनी वाइंडिंग ये होगी उतनी ही वाइंडिंग ये भी होगी, दोनों वाइंडिंग सेम होगी। समझ में आया? और ये बीच में क्या है? बीच में नर्म लोहे का कोर लगा दिए, प्राइमरी वाइंडिंग है। समझ में आया? अब देखो कैसे मेजर करते हैं, इससे कैसे डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे करंट जब फ्लो होगा, एक बात बताओ, इसको करंट शुरू जब जानते हो करंट, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, करंट आता है ना, विद्युत आता है। तो यहाँ इसमें जब करंट स्रोत से इसको कनेक्ट कर देंगे तो एक बात जानते हो, जब कोई करंट स्रोत से ये कनेक्टेड हो जाएगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। आप जानते हो जब लोहे की कोई वाइंडिंग कर लोगे तो अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा, विद्युत धारा का प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो देखो इसी ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है इसी सिद्धांत पे करता है कि ये चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही, यही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होकर इस पर चली जाएगी। इंड्यूस मतलब क्या? इंड्यूस मतलब प्रेरक के कारण, प्रेरण के कारण इसमें चली जाती है, या इंडक्टेंस के कारण। इंडक्टेंस इंग्लिश वाले देख लें, इंडक्टेंस के कारण। प्रेरण क्या होता है? जैसे किसी से प्रेरण सुने होगे आप लोग, प्रेरणा लेना मतलब क्या होता है? किसी से कुछ सीखना, किसी से कुछ लेना। उसी तरह से ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये इससे क्या लेगा? ये इससे मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। जब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो इसी के कारण इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रही है, तो इस दूसरे वाइंडिंग में चली जाएगी। आप लोग फैराडे का नियम जानते हो, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार बताए थे कि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें चली जाती है प्रेरण के द्वारा, तो इसमें वोल्टेज आने लगता है। अब वोल्टेज के द्वारा इसमें करंट फ्लो होने लगता है।
समझ में आ गया। तो लेकिन अब सर कह रहे सर अब पूछना चाहिए था कि सर इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे मेजर करेंगे। इनके बीच में जिसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करें, इनके बीच में वो नर्म लोहे का मान लो बना होगा। इसका ड्रॉबैक यही होता है कि सिर्फ लोहे होगा डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता है। कोई भी जो नर्म लोहा हो, जैसे समझ रहे हो, लोहा हो, और उसके बाद से फिर जो जिसमें जिसमें करंट का फ्लो हो सके, उसी का मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो देखो, अब इसमें करंट का फ्लो करा है, इसमें करंट का फ्लो होगा, इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब बताओ ये क्या होगा, ये आगे पीछे नर्म लोहा इसी पे घूमेगा, ये आगे पीछे। जैसे मान लो पहले तो इस पोजीशन में था, अब क्या करो, नर्म लोहा यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंड। अब देखो नर्म जब लोहा यहाँ पे पहुँच गया तो इतना दूर खाली हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र फटाक से यहाँ पे चला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इतना दूर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नर्म लोहा रोक देगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में देख रहे हो परिवर्तन हो रहा है आपका, अब नर्म लोहा पहले यहाँ पहुँच गया, अब क्या करो, अब फिर से नर्म लोहा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे देख रहे हो परिवर्तन, इतना दूर खाली हो गया। तो देख रहे हो ये आगे इसमें मोशन कर रहा है, तो क्या इसके कारण क्या हो रहा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। उसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसमें वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसमें मान लो वोल्टेज E1 जनरेट हुआ, इसमें वोल्टेज E2 जनरेट हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा E0, E1 में से E2, यही इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट मेजर हो जाएगा, समझ, इसका डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल। लीनियर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें जो नर्म लोहा होता है जिसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करना रहता है, या इसमें जो घूमता है जो लोहा, ये लीनियर में, जो लीनियर मीन्स देखो लीनियर मोशन कर रहा है, ऐसे लाइन में जा रहा है। और वेरिएबल क्यों होता है, देखो कभी ये यहाँ पे पहुँच जा रहा है, कभी यहाँ पे पहुँच जा रहा है, कभी नीचे चला आ रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं परिवर्तन, इसलिए इसका नाम वेरिएबल रख दिया। डिफरेंशियल मीन्स क्यों, E0 इक्वल टू क्या है, E1 में से E2 है, इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल रख दिया। और ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम कर रहा है, प्रेडेस के सिद्धांत पे, इसलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर रख दिया गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये मैंने बताया नहीं था इसलिए यहाँ पे बता दिया मैंने डिटेल में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, परिवर्तनी प्रतिरोध प्रकार का नहीं। क्या प्रतिरोध को परिवर्तन कर रहे हो, रेजिस्टेंस को परिवर्तन कर रहे हो, नहीं। परिवर्तित किसको कर रहे हो, अभी तो मैंने बताया किसको परिवर्तित कर रहे हो, प्रेरण को परिवर्तित कर रहे हो। मीन्स आप किसको परिवर्तित करेगा, देखो अभी तो बताया है मैंने, इसको आगे पीछे घूम रहा है, तो इसमें जो प्रेरक के द्वारा इंडक्टेंस के द्वारा जो इसमें जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वही तो परिवर्तित हो रहा है। कैसे परिवर्तित, ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो इसे कट कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड को। तो कौन सा परिवर्तन, धारिता प्रकार, धारित कैपेसिटी परिवर्तन, कैपेसिटी मतलब धारिता कैपेसिटर परिवर्तन हो रहा है, नहीं। कौन सा परिवर्तन है, विद्युत प्रेरकत्व प्रकार का परिवर्तन। मीन्स जो प्रेरक मीन्स क्या, आपका इंडक्टेंस के कारण, परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, परिवर्तनीय प्रेरकत्व प्रकार का। अब अगला देखते हैं, विद्युत यांत्रिकी ट्रांसड्यूसर में जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होता है, उसमें आपका आवर्धन अधिक भी मिलता है, सही बात है। कम शक्ति की आवश्यकता हुई तो ये भी सही ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी अच्छा होता है, ये भी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा डी पर, उपरोक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन, जब स्ट्रेन गेज की ग्रिड विरूपित होता है, तार का प्रतिरोध निम्न सूत्र के साथ बदलता है। जैसे आप लोग को स्ट्रेन गेज मैंने बताया नहीं है, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैंने। स्ट्रेन गेज देखो, स्ट्रेन गेज जो स्ट्रेन को मेजर करता है, स्ट्रेन को मेजर करता है। लोड की स्ट्रेन कैसे आता है, जब कोई बॉडी पर आप लोड लगाओगे, स्ट्रेन मतलब क्या, विकृत होना मतलब क्या, किसी का शेप चेंज हो जाना, आकार में परिवर्तन। जैसे आप कहते नहीं विकृत हो गया इस वस्तु का, तो विकृत होना मतलब आकार में परिवर्तन, कभी लंबाई बढ़ जाना, मोटाई कम हो जाना, डायमीटर कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, विकृत वही। जैसे मान लो ये फोर्स लगाओगे इस पर, तो इसमें जो विकृत उत्पन्न होगा तो कैसे होगा, जैसे मान लो ये फोर्स है, इस पर फोर्स लगाए तो विकृत उत्पन्न कैसे होगा, हुक्स लॉ के अनुसार। हुक्स लॉ क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन होता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, लोड अपान एरिया, यही होता है। सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, लोड अपान एरिया, ई अपान एप्सिलॉन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि स्ट्रेन यही होता है। विकृत क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई,
या आकार में परिवर्तन, अपन प्रारंभिक आकार यहाँ पे आकार के जगह पे लंबाई, या अगर डायमीटर में परिवर्तन तो डायमीटर में परिवर्तन लिख दोगे आप। तो यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, PL/AE, यही विकृत का फार्मूला आता था, PL/AE। तो एक बात बता देता हूँ, तो जो डेल्टा इक्वल टू PL/AE आया, इसी स्ट्रेन को मेजर करता है। कैसे स्ट्रेन गेज मेजर करता है? स्ट्रेन गेज में क्या होता है कि आप लोगों को मैंने बताया था, जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 रजिस्टेंस होते हैं। 4 रजिस्टेंस को इस प्रकार संतुलित में रखते हैं कि इनका जो रेशियो 1 मान लो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इनका रेशियो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 संतुलित रहता है। संतुलित मीन्स क्या, अगर मान लो ये चारों जो रजिस्टेंस हैं, अगर चारों रजिस्टेंस में से एक भी रजिस्टेंस थोड़ा सा भी छेड़खानी हुआ, मीन्स थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस चेंज हुआ, तो इनके बीच में जो ये रीडिंग दे रहा था, मीन्स वोल्टेज का जो ये वोल्टेज मीन्स करंट, मान लो वोल्टेज उत्पन्न होगा तभी तो करंट उत्पन्न होगा। वोल्टेज जो दे रहा था वो वोल्टेज की वैल्यू देने लगेगा। अगर इसमें चारों संतुलित में है, मीन्स इसका रेशियो सेम है, तो कोई करंट नहीं होगा, कोई वोल्टेज बीच में नहीं आएगा। लेकिन एक चेंज होगा तो इसमें वोल्टेज दिखाने लगेगा। उसी तरह से जब स्ट्रेन गेज को इसमें जोड़ देते हैं तो एक रजिस्टेंस चेंज होने लगता है, उसी रजिस्टेंस के चेंज होने के कारण इसमें वोल्टेज दिखाने लगता है। उसी वोल्टेज को देख के हम पता लगा लेते हैं कि कितना स्ट्रेन उत्पन्न हुआ। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रेन गेज का वर्किंग सिद्धांत होता है। मैं बताया नहीं तो इसमें बता दे रहा हूँ। तो अब देखो, तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिरोध निम्न सूत्र के साथ, जैसे अभी मैंने पता है प्रतिरोध कहाँ, भाई इसमें कहाँ प्रतिरोध देख रहे हो? अभी तो मैंने बताया है कि स्ट्रेन गेज जो किसको जोड़ देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ देते हैं। आप लोग अगर वो चैप्टर नहीं देखो तो जाके देखो, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। एक थर्मिस्टर पढ़ाया था मैंने, थर्मोकपल पढ़ाया था, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था मैंने। उसमें जाके देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे वर्क करता है, समझ में आ गया? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं। चारों प्रतिरोध में से अगर किसी भी प्रतिरोध की वैल्यू चेंज होगी तो बीच में पोटेंशियल दिखाने लगे, तो वही विभव को माप के हम देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल में जो तो किसका प्रतिरोध में चेंज हो रहा है। तो प्रतिरोध को निम्न सूत्र से प्राप्त करते हैं। अब ये मत कहना सर स्ट्रेन गेज में कहाँ से प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो ये नलाई को देखो ध्यान से देखना, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक जो प्रतिरोध होता है ना, यही प्रतिरोध में स्ट्रेन गेज को जोड़ दिया जाता है। तो अभी तो मैंने बताया जो स्ट्रेन गेज का जो लंबाई में परिवर्तन या डायमेंशन में चेंज होगा, PL/AE आया था फार्मूला। तो ये डेल्टा एल यही तो है, डेल्टा एल मीन्स लंबाई में चेंज। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा L/PL/AE, तो यही तो स्ट्रेन होगा, लंबाई में परिवर्तन। मान लो इसको रेजिस्टेंस से देख ले, R इक्वल टू PL/E, तो कांस्टेंट ही है, AE, ये हो गया PL/AE। तो ऑप्शन कौन सा है, R इक्वल टू PL/AE। देखो R इक्वल टू P क्या है, फोर्स है ना, लाइको फोर्स, ये फोर्स है A। देखो R इक्वल टू KC/A, नहीं ये भी नहीं, AL/K नहीं, R इक्वल टू KL देखो यहाँ पे A रहना चाहिए, यहाँ पे फार्मूला, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, A रहना चाहिए, KL/A। देखो K मतलब क्या, K को मान लिया गया K इक्वल टू P/E, K को इक्वल टू P/E एक कांस्टेंट मान लिया गया, जो भी लोड अपान ये क्या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस को K मान लिया गया। तो KL/A ये रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, समझेंगे? तो आप समझेगा KL/A। स्ट्रेन गेज द्वारा मापन होता है। अभी मैंने बताया स्ट्रेन गेज किसको माप करता है, स्ट्रेन गेज बताता है कि कितना स्ट्रेन उत्पन्न हुआ, कितना विरूपण हुआ। जैसे ऑप्शन देखो, तापमान का, दाब का, आर्द्रता का, इसमें तो दिया ही नहीं है। स्ट्रेन मीन्स विरूपण को मापता है या स्ट्रेन को मेजर करता है। तो अब दूसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन लोड। क्यों? क्योंकि लोड के कारण ही तो, फोर्स के कारण ही तो चेंज हो रहा है इसका डायमेंशन, तो फोर्स को भी मेजर कर देगा। तो फोर्स तो इसमें नहीं दिया है, अब फोर्स नहीं तो दाब दिया, देख लो फोर्स, तो P इक्वल टू क्या होता है, F/A, फोर्स आ रहा है इसमें, इसका मतलब मेजर करेगा दाब को। क्योंकि तापमान को तो तापमान को थर्मोकपल मापते हैं, आर्द्रता को नहीं, कंपन त्वरण को भी नहीं, दाब को। ऑप्शन ये होगा। देखो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं पेपर में, ऐसे ही करना। देखो लोड सेल द्वारा मापन होता है। देखो लोड सेल क्या होता है, लोड सेल जैसे नाम से इसमें छुपा हुआ है लोड मीन्स किसका माप कर सकता है, बल या भार का। लोड सेल देखो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्ट्रेन गेज होते हैं।
4 स्ट्रेन गेज, 4 या 5 स्ट्रेन गेज होते हैं, किसी किसी में 4 हो सकते हैं, 5 स्ट्रेन गेज होते हैं। जब इस पर लोड लगाओगे ना, भार लगाओगे, उसी को मेजर करेगा। भार के कारण इन स्ट्रेनों में विरूपता है। ये स्ट्रेन क्या करते हैं, ये जो चारों स्ट्रेन अरेंजमेंट होते हैं, ये चारों स्ट्रेन क्या करते हैं, उसके ये चारों स्ट्रेन नहीं, चारों स्ट्रेन गेज, जो 4 स्ट्रेन गेज होते हैं उसी से मिलकर लोड सेल बना हुआ है। तो चारों स्ट्रेन गेजों में परिवर्तन होता है, वही लोड के बराबर होता है। तो किसको मापता है, लोड को, समझा, त्वरण को नहीं, समय को नहीं, कंपन को भी नहीं। अब आते हैं, देखें ऑप्शन स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापन किया। देखो स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोप एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये किसको मापता है, स्ट्रोबोस्कोप घूर्णन गति को मापता है, जैसे रोटेशनल को मापता है। जैसे मैंने बताया था टैकोमीटर बताया था ना, टैकोमीटर जैसे कोई शाफ्ट जो रोटेट करता है, ये शाफ्ट जब रोटेट करता है तो अगर मान लो मैं देखना चाहता हूँ कितने आरपीएम पे, 1400 आरपीएम की 1500 आरपीएम, कितने आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है, तो स्ट्रोबोस्कोप को भी लगा के मेजर कर सकते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा घूर्णन गति का। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मिस्टर में प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक। मैंने बताया था थर्मिस्टर 2 टाइप से मिलकर बना हुआ, थर्मल और रेजिस्टेंस मीन्स इसमें अगर थर्मल मीन्स क्या, अगर टेम्परेचर को कहीं, थर्मिस्टर किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। इसके नाम में ही लग रहा है कि टेम्परेचर को मेजरमेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को अगर चेंज करोगे तो उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था उस थर्मिस्टर, जाके पढ़ो वो चैप्टर, वीडियो देखो, उसमें बताया होगा मैंने कि जब थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बहुत अधिक बढ़ता है, ताप के बढ़ाने पर जो थर्मल का प्रतिरोध बहुत बढ़ता है। क्योंकि ये अर्धचालक होते हैं। मैंने बताया था कि जो एक बताया था मैंने कि आप लोगों को रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उसमें कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जो भी तुम्हारा प्योर मेटल होता है, शुद्ध धातु होती है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन मैंने ये बताया था थर्मिस्टर उल्टा होता है। थर्मिस्टर में क्या होता है, थर्मिस्टर में ये किसके लिए होता है, मेटल के लिए। लेकिन अभी इसी में थोड़ा सा देखो, थर्मिस्टर बाद विवाद है। जैसे ये किस में बता रहे थे, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में ही बताया था मैंने, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसके लिए, मेटल के लिए। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, जो चालक और अर्धचालक, जो चालक और कुचालक के बीच में होते हैं अर्धचालक, उनमें क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध में कमी होती है। तो जो थर्मिस्टर होता है वो अर्धचालक का बना होता है। देखो नाम देखो, यहाँ पे लिखा है होने वाला अर्धचालक है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है अर्धचालक का बना होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। समझ में आ गया। तो जो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हो, मैग्नीज होता है, निकिल होता है, जर्मेनियम होता है। अर्धचालक जानते हो, ये जितने भी हैं सभी अर्धचालक हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, देखो एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा है। जैसे मैंने बताया था एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर, तो जो थर्मोकपल थर्मोमीटर होता है वो एक्टिव ही ट्रांसड्यूसर होता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर, रेजिस्टर थर्मोमीटर, थर्मिस्टर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वो ट्रांसड्यूसर जिन्हें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया, वो अपने आप से एक्टिव होते हैं। समझ में आ गया। और एक होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर, वो ट्रांसड्यूसर जिन्हें जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपका हो गया। अब तो क्वेश्चन नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।